Hello guys, good morning and welcome to our chemistry classes। हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, आयनिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसमें जो वेरिएशन जो होती है कैसे होती है। यस, अलॉन्ग द ग्रुप एंड अलॉन्ग द पीरियड जो होता है उसमें जो रेडियस है, रेडियस में चेंज आते हैं, वेरिएशन आती है, कैसे आती है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके 11th क्लास का तो है ही टॉपिक्स, 12th क्लास में भी आपका काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक्स है, उसको हम लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पीज और एनर्जी एक ही बात, एंथैल्पीज का ही एनर्जी का ही। एंथैल्पी वर्ड जो होता है मोर अप्रोप्रिएट है। यस, आयनाइजेशन एंथैल्पीज। देखिए यहाँ से नाम से पता चलता है आयनाइजेशन मतलब क्या हो रहा है इसका, आयन्स में कन्वर्ट होना। आयनाइजेशन से पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा जो फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मीनिंग है क्या होना, आयंस में कन्वर्ट होना, मींस आयंस बनाना, कन्वर्ट इनटू आयंस। अब हमें पता है वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायंस। तो हमें यहाँ पे एक ही टाइप्स का आयन लेना है, कौन सा, कैटायन लेना है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना। एनायन को कंसिडर नहीं करना है, मीन्स कन्वर्ट इनटू आयंस। कौन सा आयंस, कैटायन। यस, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट जो होता है, न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एलिमेंट जो है, उस न्यूट्रल एलिमेंट को क्या करना है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। यस, अब कौन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किस केस में, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उस केस में हम क्या करते हैं, जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको बाहर निकालना। और हमें ये पता है कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होता है, जो सबसे बाहर का जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, सबसे लूजली बॉन्डेड होता है। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, निकालना, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, निकालना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना है। बिकॉज मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, आयनाइजेशन का मीनिंग लिखा है, यानी आयन में कन्वर्ट होना। तो मैं पता है आयंस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, बट हेयर वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव आयंस, वी डोंट कंसिडर नेगेटिव आयंस। उस केस में अगर नेगेटिव आयंस को ले रहे हैं, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना पड़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। तो मैं वापस एक बार बताता हूँ, जैसे मैं सिंपली बता रहा हूँ, हमने क्या लिखा, एक मैं एटम को ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपली समझने के लिए बता रहा हूँ। ये इसके क्या है, शेल है या ऑर्बिटल, जिसको शेल के अंदर ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के बाहर ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, अंदर पे इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो शेल न्यूक्लियस की जितना पास में होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सबसे जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इसके ऊपर अट्रैक्शन जो फोर्स होगा न्यूक्लियस का, वो कम होगा। तो ये वैलेंस सेल का सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है, इसके कंसिडर कर रहे हैं रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है क्या होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। डेफिनेशन ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू
to removal of loosely bonded electrons from isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसेस एटम से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनेशन एनर्जी बोलेंगे. सो दिस इज नोन एज, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनेशन एनर्जी. इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. इस आयनाइजेशन एनर्जी को अपन किस वे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किसे करते हैं? किलोजूल, यानी इसकी यूनिट के फॉर्म में कंसीडर करें तो हम क्या लेंगे? किलोजूल पर मोल के फॉर्म में यूज़ लेते हैं. हम यहाँ पे जो भी यूज़ लेंगे वो मोल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं. इसको अपन क्या करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय किलोजूल पर मोल. रिप्रेजेंट कह सकते हैं, डिनोट कह सकते हैं. यानी यूनिट जो है इसकी क्या होती है? इट हैज़ यूनिट किलोजूल पर मोल. आयनेशन एनर्जी की यूनिट की क्या कंसिडर करेंगे? किलोजूल पर मोल करेंगे. किलोजूल मोल इनवर्स जो है ये उसकी क्या होती है? यूनिट होती है. यस. तो ये इनर सेल की इलेक्ट्रॉन्स होती है न्यूक्लियस की ज़्यादा पास में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसको अपन रिलीज नहीं कर सकते हैं. या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, एनी केमिकल प्रोसेस विच टेक्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूट इन द रिएक्शंस. यस. इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनइफेक्टेड रहते हैं. तो ये बेसिकली क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है. अब हम देखते हैं आयनाइजेशन. हाँ, अब आयनेशन एंथैल्पीज होती है, इसको अपन सक्सेसिव, जैसे फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज, सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज, थर्ड आयनेशन एंथैल्पीज के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? एक एलिमेंट ले रहा हूँ, एक्स मैंने लिया है, या कोई एम, कोई भी ले सकते हो, एक्स एम कुछ भी ले सकते हो. मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए शॉर्ट में लिखा आयनेशन एनर्जी. क्या यहाँ पे? प्लस. और यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया. तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ अ फर्स्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, डेफिनेशन वही होगी, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम. यस. तो ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज. जो ग्राउंड स्टेट जो होता है, उस ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. या एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन रिमूव रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यानी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, या न्यूट्रल एलिमेंट कह सकते हैं. फ्रॉम न्यूट्रल स्टेट या ग्राउंड स्टेट कहेंगे. इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी. अब सेकेंड आयनेशन एंथैल्पीज क्या होगी? ये हमेशा गैसेस स्टेट में लेना है. इनको सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है. तो आयनेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले हमने, जैसे किसी मेटल की आयनेशन एनर्जी है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? उस मेटल से हम क्या करेंगे?
एटम सेपरेट करेंगे, फिर उसका क्या करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं। वेपराइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। अब हमें एनर्जी जो चाहिए होती है रिमूव करने के लिए, वही होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, I2, और क्या बनेगा 2+, और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, यानी फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, रिमूव करना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, कैटायन से कर रहे हैं, इस टाइप से। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन में एंथैल्पीज हम कंपैरिजन करें तो हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, सेकंड से कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज थर्ड से कम होगी, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से, इस टाइप से बेसिकली अपन कह सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करते हैं उस फॉर्म में एनर्जी से आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कभी कभार हमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज, या सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज इंक्रीजेस, या ज़्यादा क्यों होती है। इसका रीजन क्या होता है, पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज का अगर फॉर्म में लिखे, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्या होगा इसका ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है कम होगी, किससे, सेकंड से। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होगी, थर्ड से कम होगी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, इस टाइप से हमें क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ, अगर n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे तो ये मिलेगा। ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हमें पूछा कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज क्यों होती है, why first ionization enthalpy is less than second and second is less than third, why? So first ionization enthalpy is less than that of second ionization enthalpy, सेम एलिमेंट के लिए कंसिडर करना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ से देखिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, न्यूट्रल से कर रहे हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सक्सेसिव कह सकते हैं, इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं सीधा ही लिखता हूँ I1। ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपन रिलीज करते हैं, कहाँ से कर रहे हैं, न्यूट्रल एलिमेंट है, यस। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से कर रहे हैं, कैटायन से कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज तो काम बराबर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव जो कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, इस केस में कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस रीजन वी रिक्वायर मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन is removed from neutral element या एटम्स कह सकते हैं, while second electron is removed from positive ions
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन positive ions and electrons require more energies, hence require more इसी वजह से एनर्जी में क्या होती है, सेकंड ज़्यादा होती है। और सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी का वही सीक्वेंस होता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है टू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो हमें एनर्जी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। यस, तो ये क्या होती है आयनेशन, सिंपली जो है आयनेशन एंथैल्पीज क्या होती है, आयनेशन एनर्जी क्या होती है। अब हम देखते हैं आयनेशन एंथैल्पीज होती है, इसको कौन से फैक्टर्स होती है या किस पे डिपेंड करती है, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ आयनेशन एनर्जी या फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्या ले रहे हैं हम, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। एंथैल्पी और एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। कभी कभार आपको एंथैल्पी की जगह एनर्जी में लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग एक ही है, सेम ही है। तो फर्स्ट फैक्टर वी कंसिडर साइज ऑफ एटम्स। फर्स्ट अपन फैक्टर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, साइज ऑफ एटम्स कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। एटम या एलिमेंट की उसकी साइज क्या है, तो साइज कैसे रोल प्ले करते हैं उसके बारे में देखते हैं हम। एटॉमिक साइज होती है क्या होती है, स्मॉल, मैं शॉर्टली इस फॉर्म में लिखा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ, बाकी आपको समझना है। स्मॉल साइज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। एटम जितना छोटी साइज का होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है। बिकॉज क्यों होता है, स्मॉल साइज का जो एटम्स होता है उसमें नंबर ऑफ शेल कम होते हैं, तो आउटर शेल जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियस के मोर क्लोज होता है। स्मॉल एटम जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैं ले रहा हूँ, एक तो मैंने एटम ये लिया है उसकी ये साइज़ है, और सेकंड जो मैंने ये लिया है एटम इसकी ये साइज़ है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ये स्मॉल साइज का है, ये क्या बिगर है। हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है क्या होता है, डिक्रीज होगा, कम होगा। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। स्मॉल साइज का जो एटम है इस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या होगा, मोर डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू सेकंड केस। यस, यहाँ पे स्मॉल साइज का एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, उसका जो वैलेंस सेल जो होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, न्यूक्लियस के मोर क्लोज होता है, और ज़्यादा क्लोज होने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर अट्रैक्शन जो फोर्स होता है न्यूक्लियस का क्या होता है, मोर होता है। ड्यू टू दिस रीजंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्मॉल एटम जो होता है क्या करता है, वैलेंस सेल जो होता है क्या होता है, मोर क्लोज होता है किसके, न्यूक्लियस के। आउटर मोस्ट सेल जो होता है क्या होता है, मोर क्लोज होता है। मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस
ड्यू टू दिस, ये स्मॉल के लिए है, यस, ड्यू टू दिस लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन जो फोर्स होता है क्या होता है, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, लार्ज अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ऑन द electron by nucleus, hence it require more ionization energy. इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, एनर्जी और एंथैल्पीज, यस। तो यही रीजन होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ लिथियम को ले रहा हूँ, दूसरा क्या लिया मैंने, सोडियम लिया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। स्मॉल साइज़ का है लिथियम, सोडियम लिथियम की कंपेरिजन बड़ी साइज़ का है। तो यहाँ पे लिथियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इफ़ वी कंसिडर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हमें पूछा कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पीज किसकी होगी, लिथियम की होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये इसका। फ्रेंशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या है, सबसे कम होगी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। हालांकि ग्रुप और पीरियड को अलग से पढ़ेंगे कि इसमें वेरिएशन कैसे आता है आयनाइजेशन एंथैल्पीज में। तो अपन ग्रुप में ये यहाँ पे ग्रुप का जो है ट्रिक है वो कंफर्म हो रहा है कि ग्रुप में डाउन द जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजेज साइज। यस, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो ये फर्स्ट है, कौन सा फैक्टर है, साइज ऑफ एटम। एटम की साइज होती है वो क्या कैसे डिटरमाइन करती है, कैसे इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसको, आयनाइजेशन एंथैल्पीज को। सेकेंड पर कंसिडर कर रहे हैं, किसको ले रहे हैं, जेड इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कह सकते हैं, जेड इफेक्ट कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, इसके डायरेक्टली होती है, जेड इफेक्ट के। डायरेक्टली होती है न्यूक्लियर चार्ज के। ये न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट काम आएगा पीरियड में। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। व्हेन वी मूव इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट देन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस, बट वेरिएशन तो रहती है हर चीज़ में। ऑलवेज हम ये वर्ड यूज़ नहीं लेते हैं, मैंने पहले भी बोला था केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे जनरली जो होता है ऐसा होता है। थर्ड फैक्टर ले रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या ले रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, पहले ही मैं बताया था आपको। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने एक न्यूक्लियस लिया। ये न्यूक्लियस की क्या है, शेल है। ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले अंदर के शेल में पड़ते हैं, इनर शेल जब कंप्लीट फिल होते हैं उस केस में क्या करते हैं, बाहर के आउटर शेल है उसमें फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलेंस शेल आउटर शेल है। और आयनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अपन जेड इफेक्ट बोलते हैं। ये न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। और इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, लाइक चार्ज होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज होने की वजह से क्या करता है, ये रिपेल करता है। तो ये रिपल्सिव फोर्स होता है, इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यस, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, आउटरमोस्ट सेल के ऊपर जो रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, दैट रिपल्शन फोर्स इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसके ऊपर क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली होती है। इस इन्वर्सली होती है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। यस, आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज इन्वर्सली टू शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वन फैक्टर ले रहे हैं, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर कह सकते हैं या ऑर्बिटल कह सकते हैं या ब्लॉक अपन कह सकते हैं। फोर्थ फैक्टर ले रहे हैं, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो कैसे अफेक्ट करती है किसको, आयनाइजेशन एंथैल्पीज को। पहले तो हमें लगना है कि आयनाइजेशन जो ये पेनिट्रेशन जो पावर होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हमें पता है, वी नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ये 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो होता है किसका होता है, एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी एंड आफ्टर देन एफ। एस ऑर्बिटल्स हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर। कभी एक बार आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, एस ऑर्बिटल्स हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे लास्ट में एस आ रहा, तो एस क्या करते हैं, इनर के ऑर्बिटल इसको क्या करता है, पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट करने का मीनिंग इसको पार करना या इसको इंटरसेप्ट करना या भेदना इसको। यस, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो पावर जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एस ऑर्बिटल की होती है। बिकॉज एस ऑर्बिटल जो होता है स्मॉल साइज का होता है एंड इट इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होने की वजह से एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल साइज होती है, पेनिट्रेशन पावर जो इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं पेनिट्रेशन पावर जो होती है क्या होती है, डायरेक्टली होती है, सॉरी इनवर्सली होती है किसके, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेशन पावर जो होती है ऑर्बिटल्स की साइज के इनवर्सली होती है। सो मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। So ionization enthalpies is directly proportional to penetration power of orbitals. और ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर जो होती है क्या होती है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल्स।
is inversely proportional to size of ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा क्यों होती है पी डी और एफ के कंपेरिजन में? बिकॉज एस ऑर्बिटल से होता क्या होता है, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होता है। एस ऑर्बिटल्स इज मोर क्लोजर एंड स्मॉल इन साइज। And it is smaller in size, hence it's acquire more effective force। यस, इसके ऊपर क्या होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा फील करता है। तो ये था फिफ्थ वाला, फोर्थ पार्ट, कौन सा, पेनिट्रेशन पावर। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फिफ्थ फैक्टर, कंसिडर कर रहे हैं किसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं अपन, किसमें, ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली मीनिंग है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं अपन ओपन ऑर्बिटल्स, क्या एलिमेंट कह सकते हैं। इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ये किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको देखते हैं। यस, अब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबिलिटीज होती है उसकी, वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ऑर्बिटल्स हैविंग हाफ फिल और कंप्लीट फिल कॉन्फ़िगरेशन और मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल का मतलब है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको रिमूव करने के लिए। कंप्लीट फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड में अपन क्या लेंगे, एस में कंप्लीटली फिल्ड क्या होगा, 2 होगा, पी में 6, डी में 10 और एफ में क्या होगा 14। ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एंड हाफ फिल, हाफ फिल में क्या होगा, S1 P3 D5 and F7। complete fill and half fill electronic configuration, more stable, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में क्या है मोर स्टेबल है, तो आयनेशन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटीज होती है वो आयनेशन एंथैल्पीज की डायरेक्टली होती है। हैंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, इसी वजह से इनमें एनर्जी इनको क्या चाहिए होती, ज़्यादा चाहिए होती है। यस, अगर हम दोनों में कंपेराइज करें, देखिए कंप्लीट फील्ड में हम यहाँ पे ले रहे हैं P3 मैंने ले लिया है, P6 लिया है, तो दोनों क्या है, एक कंप्लीट फील्ड है, दूसरा दिस कंप्लीट फील्ड, ये क्या है हाफ फील्ड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है हमें तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मोर स्टेबल है ये। अगर इन दोनों में से आपस में कंपेरिजन करें कंप्लीट एंड हाफ फील्ड में, तो कंप्लीट फील्ड ऑफकोर्स वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यही रीजन होता है कि नॉर्मल गैसेस होते हैं वो कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एनर्जी उनकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस
पूछ सकते हैं कि वाई नोबल गैसेस हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज दे हैव कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इनका वैलेंस शेल जो होता है क्या होता है, टोटली कंप्लीट फील्ड होता है। तो कंप्लीट फील्ड होने की वजह से क्या होती है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है, क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। यस, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ये तो ध्यान रखना इसमें, कंप्लीट फील्ड हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है। और मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ये दे रखा है P1 एंड P2 दे रखा है, P में 1 इलेक्ट्रॉन एंड P में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उस केस में P2 जो वाला है मोर स्टेबल होगा। अगर मैं दे रखा है P3 एंड P4 दे रखा है, उस केस में P3 जो होता है मोर स्टेबल होता है, यानी P3 कॉन्फिगरेशन है, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए होती है बिकॉज ये हाफ फील्ड है। इफ़ P4 एंड P5 कॉन्फिगरेशन दे रखा है, तो P5 वाला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी हमें जो रिलीज़ करनी वो ज़्यादा चाहिए होती है। एंड P5 एंड P6 दे रखा है, तो P6 की आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमें लर्न रखनी है। यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होता है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है। P3 और P4 में कंपेरिजन करें तो P3 जो होता है हाफ फील होता है, P4 इनकम्प्लीट होता है। यस, एंड P4 एंड P5 में कंपेरिजन करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट। तो आज तो हम इतना ही करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उसको और समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह उसकी स्टडी करेंगे। यस, तो ग्रुप और पीरियड में कैसे इसमें वेरिएशन आती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज आज जो है वीडियो अगर कंटिन्यू करें तो लेंथी हो जाएगा। यस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।